नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। आज की खास खबरों पर नजर डालते हुए, पेगासस से कर्नाटक सरकार की हुई जासूसी सरकार गिराने के लिए इस्तेमाल। पेगासस कांड की फ्रांस में जांच शुरू, मगर शाह समझा रहे हैं क्रोनोलॉजी। बकरीद पर छूट देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार को झाड़ पिलाई। अश्लील वीडियो के मामले में शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा गिरफ्तार। मणिपुर में फिर टूटी कांग्रेस, अध्यक्ष समेत 8 विधायक बीजेपी में जाएंगे। खास खबरों पर नजर डालने के बाद अब वक्त है आज की बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। इसलिए सबसे पहले लेते हैं आज की सबसे अहम खबर। पेगासस मामले में नए खुलासे से पता चला है कि सन 2019 में कर्नाटक सरकार के प्रमुख नेताओं की फोन टैपिंग के जरिए जासूसी की गई थी, जिसका मतलब है कि सरकार गिराने में इसकी भूमिका हो सकती है। जिनके फोन नंबर पर पेगासस का हमला होने की बात सामने आई है, उनमें उस समय कर्नाटक के मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी, उप मुख्यमंत्री जी परमेश्वरा और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के सचिव शामिल हैं। इसके अलावा भी और कई नेताओं को टारगेट किया गया है। प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका विरोध जताया है। उधर आज कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने पेगासस जासूसी मामले की संयुक्त संसदीय समिति से जांच कराने की मांग की है। कांग्रेस प्रवक्ता शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि सरकार को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि उसने पेगासस स्पाईवेयर खरीदा है या नहीं, और इस मामले की जांच संयुक्त संसदीय समिति से करवाई जाए। गोहिल ने संवाददाताओं से कहा, हमने फोन टैपिंग के मुद्दे पर राष्ट्रीय सुरक्षा के उल्लंघन और संविधान के तहत मौलिक अधिकारों पर चर्चा करने के लिए राज्यसभा और लोकसभा दोनों में स्थगन नोटिस दिया है। कांग्रेस के अलावा TMC समेत बाकी विपक्षी दलों ने भी इस मामले पर सरकार को घेरा है। TMC ने संसद के बाहर इसको लेकर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन भी किया। संसद में हुए हंगामे से लगता है कि यह मामला अब तूर पकड़ता जाएगा। कांग्रेस ने कहा है कि वो 21 जुलाई को देश के सभी राज्यों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, जबकि 22 जुलाई को उसकी राज्य इकाइयां राजभवन के सामने प्रदर्शन करेंगी, धरना देंगी। दूसरी ओर बीजेपी भी विपक्ष के आरोपों का जवाब देने की कोशिश कर रही है। तो एक तरफ नए खुलासे हो रहे हैं, नई चीजें सामने आ रही हैं, और दूसरी तरफ विपक्ष को भी गोला बारूद मिल रहा है, वो भी लामबंद हो रहा है। कर्नाटक का मामला एक बार फिर से ये बताता है कि पेगासस का इस्तेमाल सरकारों के बनाने, गिराने, पत्रकारों को धमकाने, जजों को प्रभावित करने, इन सब की चीज़ों के लिए हो रहा था। और ये अगर इन सब में किसी की दिलचस्पी थी, किसी का फायदा था, तो वो थी बीजेपी की सत्तारूढ़ सरकार, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। कर्नाटक का मामला बिल्कुल साफ है। 2019 में जब सरकार बनाने का और गिराने का खेल चल रहा था, उस समय वहाँ के मुख्यमंत्री, सोचिए, वहाँ के मुख्यमंत्री के उस मोबाइल फ़ोन पर अटैक हुआ था, वहाँ के उप मुख्यमंत्री पर अटैक हुआ था, वहाँ के जो प्रमुख कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं सिद्धरमैया, उनके सचिव के मोबाइल फ़ोन पर भी हमला हुआ था पेगासस का। अब ये पूरा मामला खुलता जा रहा है कि पेगासस का इस्तेमाल कोई राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नहीं किया सरकार ने, बल्कि उसने अपने राजनीतिक हित साधने के लिए, अपनी सरकार की चमड़ी बचाने के लिए और तमाम तरह की अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया है, जो कि असंवैधानिक है, अलोकतांत्रिक है और गैर कानूनी भी है। तो इस मामले में अब सरकार बुरी तरह से फंस चुकी है, लेकिन ये शर्म निरपेक्ष सरकार है, इसको लाज लज्जा नहीं आती है, लोक लाज है नहीं, लोकतंत्र की बुनियादी चीज़ों को भी ये अनदेखा करती आ रही है। जैसा कि इन्होंने गुजरात में किया, वैसे ही उसी मॉडल पर अब पूरे देश में ये शासन चला रहे हैं, और उसका नतीजा हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। हर संवैधानिक संस्था, लोकतांत्रिक संस्था ढह रही है, गिर रही है, लेकिन उसके साथ ही ये सरकार भी एक्सपोज हो रही है, सरकार भी बेनकाब हो रही है। जो सरकार इमरजेंसी को कोसती है, जो सरकार विपक्षी दलों, खासतौर पर कांग्रेस को कोसती है कि उसने इमरजेंसी के दौरान लोकतंत्र का गला ढोक दिया, वही सरकार अब इस समय बिना इमरजेंसी लगाए वो तमाम काम कर रही, बल्कि उससे कहीं आगे जाकर काम कर रही कि एक विदेशी
स्पाईवेयर को खरीदती है चुपचाप और उसको इस सब के लिए इस्तेमाल करती है। तो ये निहायत ही घटिया धिक्कारपूर्ण काम है और ये देश विरोधी काम माना जाना चाहिए, क्योंकि अगर देश की संस्थाओं को कमज़ोर किया जा रहा है, लोकतंत्र को कमज़ोर किया जा रहा है, संविधान को कमज़ोर किया जा रहा है, तो ये देश भी कमज़ोर होता है। अगली खबर लेते हैं। पेगासस स्पाईवेयर के जरिए जासूसी के मामले में फ्रांस ने जांच शुरू कर दी है। रिपोर्टों के मुताबिक पेगासस स्पाईवेयर के द्वारा फ्रांस के करीब 1000 लोगों को निशाना बनाया गया है और उनकी फ़ोन टैपिंग की गई है। इनमें 30 पत्रकार समेत अन्य मीडिया पर्सन शामिल हैं, लेकिन इसके विपरीत भारत में सत्ताधारी पार्टी के नेता और मंत्री इसकी जांच कराने के मूड में नहीं हैं। उन्होंने इस कांड से पल्ला झाड़ने की योजना पर काम करना शुरू कर दिया है। आईटी मंत्री ने भी इसको लेकर गोलमोल जवाब दिया है और कहा है कि ये भारत के लोकतंत्र को बदनाम करने की साजिश है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी इसको लेकर एक क्रोनोलॉजी समझाई, वो हमेशा क्रोनोलॉजी समझिए की बात करते हैं। उन्होंने कहा चुनिंदा मामलों को लीक करने का समय क्या है और फिर संसद के कार्यों में व्यवधान, आप क्रोनोलॉजी समझिए। शाह ने कहा ये रिपोर्ट विघ्न डालने वाले, अवरोध पैदा करने वालों के लिए तैयार की है। विघ्न डालने वाले अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं जो नहीं चाहते हैं कि भारत विकास करे। अवरोध पैदा करने वाले भारत के राजनीतिक दल हैं जो नहीं चाहते कि भारत प्रगति करे। तो आप देखिए कि किस तरह से सरकार इस बड़ी कांड को मुंह मोड़ने की कोशिश कर रही विपक्ष की तरफ, जबकि हम देख रहे हैं कि फ्रांस ने, चूँकि वो लोकतांत्रिक देश है, वहाँ पर लोकतंत्र में वहाँ की सरकार की आस्था है, संविधान में आस्था है, इसलिए जैसे ही मीडिया पर हमला हुआ, पत्रकारों के नाम आए, उन्होंने उसकी जांच शुरू कर दी। और जांच शुरू कर दी जिसका मतलब है कि अब पेगासस का इस्तेमाल कैसे, किसने किया, किसकी इजाज़त से किया, ये सारी चीज़ें खुलकर सामने आ सकती हैं। लेकिन हिंदुस्तान में हमारे गृह मंत्री अमित शाह क्रोनोलॉजी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वो क्रोनोलॉजी क्या समझा रहे हैं कि संसद के सत्र में व्यवधान डालने की कोशिश है। आपको मैं बता दूं कि 45 देशों के 50,000 फ़ोनों की जांच की जा रही है। तो 45 देशों में तो संसद का सत्र नहीं चल रहा है, वहाँ तो विघ्न डालने की ये साजिश नहीं हो सकती है, भारत में ही हो सकती है। तो ये सरासर मजाक है, घटिया मजाक है और ये कतई स्वीकार नहीं हो सकता है। तो जांच की मांग जो विपक्षी दलों ने की है संयुक्त संसदीय समिति से, वो जांच होनी चाहिए। और अगर वो संसदीय समिति से जांच नहीं हो सकती है तो सुप्रीम कोर्ट के किसी जज के, सिटिंग जज के निगरानी में ये जांच होनी चाहिए ताकि सारी चीज़ें सामने आ सकें। लेकिन ये सरकार इस पर पानी फेरने की कोशिश में है, इसको ढकने की कोशिश में है। वो नहीं चाहती कि सच्चाई सामने आए, इसलिए तमाम तरह के उल्टे सीधे तर्क गढ़ रही है, जैसे ये भारत के खिलाफ साजिश है, भारत को बदनाम करने की कोशिश है। बदनाम अगर आज भारत हो रहा है तो इस सरकार की करतूतों से हो रहा है, इस सरकार के कारनामों की वजह से हो रहा है, जो अभी तक नहीं बता रही है कि उसने पेगासस स्पाईवेयर खरीदा या नहीं खरीदा। ये एक बुनियादी सवाल है जिसका जवाब वो नहीं दे रही। वो जानती है कि जिस दिन उसने इस सवाल का जवाब दिया वो उसकी सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। तो खरीदा है, उसका इस्तेमाल हुआ है और उसका इस्तेमाल किस तरह से हुआ है आप ये पिछले 3 दिनों की रिपोर्ट से देख रहे हैं। दूसरी बात यह है कि गृह मंत्री अमित शाह खुद इस पूरे उनकी ही देखरेख में ये सारा हुआ है, क्योंकि गृह मंत्री हैं वो और ये सारे काम गृह मंत्रालय के अधीन होते हैं। तो जाहिर है कि पेगासस खरीदा गया होगा तो गृह मंत्रालय द्वारा खरीदा हो गया। गृह मंत्रालय के अधीन सारी खुफिया एजेंसी होती हैं, तो उनके ज़रिए ये देश भर में खुफियागिरी कराई गई होगी, जासूसी करवाई गई होगी और सारी चीज़ें इकट्ठी करवाई गई होंगी। और प्रधानमंत्री की भी इसमें संलग्नता निश्चित है, क्योंकि जो कुछ भी राजनीति इसके ज़रिए की जा रही थी और जिस भी तरह से, चाहे वो पत्रकारों को धमकाना हो, चाहे किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को ब्लैकमेल करना हो, ये तमाम चीज़ें हैं जो अब साफ साफ दिखने लगी हैं और इनसे बचने की कोशिश सरकार कर रही है, जो कि एक लोकतांत्रिक देश में कतई स्वीकार नहीं है। ये पारदर्शिता बहुत ज़रूरी होती है। अगली खबर लेते हैं।
कांवड़ यात्रा पर सख्त रुख अख्तियार करने वाले सुप्रीम कोर्ट ने बकरीद के लिए कोरोना प्रतिबंधों में 3 दिन की छूट की अनुमति देने के लिए केरल सरकार की जबरदस्त खिंचाई की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह चौंकाने वाली बात है कि केरल सरकार ने लॉकडाउन के नियमों में ढील देने की व्यापारियों की मांग को मान लिया है। लॉकडाउन में छूट देने के लिए केरल सरकार ने जो अधिसूचना जारी की थी उसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द तो नहीं किया है, लेकिन अदालत ने साफ तौर पर कहा है कि वह कांवड़ यात्रा पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करे। कुछ दिन पहले ही कोर्ट ने कांवड़ यात्रा को खुद तो रद्द नहीं किया था, मगर उसने उत्तर प्रदेश सरकार को कांवड़ यात्रा रद्द करने के लिए कहा था। उसने उत्तर प्रदेश सरकार को कांवड़ यात्रा रोकने का आदेश देने के लिए जीवन के मौलिक अधिकार का हवाला दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बाजार में दबाव समूहों को स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। आज छूट के आखिरी दिन होने का हवाला देते हुए जब याचिकाकर्ता वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने अदालत से कुछ आदेश पारित करने के लिए कहा था, तो न्यायमूर्ति नरीमन ने कहा कोई मतलब नहीं है, हम अधिसूचना को रद्द नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अब ऐसा करना आग लगने पर कुआं खोदने जैसा है। तो केरल की सरकार जो अभी तक अपनी कार्यकुशलता के लिए, कोरोना से अच्छे से निपटने के लिए, प्रवासी मजदूरों की देखभाल करने के लिए और तमाम तरह के विकास के अच्छे काम करने के लिए जानी जाती थी, वो इस मामले में फंस गई। ये भी वोट बैंक की पॉलिटिक्स है जो उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है हिंदुओं को लुभाने के लिए, या उत्तराखंड की सरकार ने कुंभ का आयोजन किया हिंदुओं को लुभाने के लिए, वोट बैंक पॉलिटिक्स। यहाँ तो इन दोनों राज्यों में चुनाव था तो इसका इस्तेमाल चुनाव के लिए हो रहा था। अब ये केरल सरकार पर ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, उसने अभी चुनाव जीता है, फिर भी वो लगता है कि मुस्लिम तुष्टीकरण में आ गई। मुसलमानों को खुश करने के लिए उसने बकरीद पे छूट देने का फैसला किया, जो कि किसी भी सही जगह हिसाब से सही नहीं ठहराया जा सकता। और सुप्रीम कोर्ट ने जो फटकार लगाई है और जो उसको कांवड़ यात्रा के लिए दिए गए निर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया है, वो अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है और उसका पालन होना चाहिए, क्योंकि लोगों की जानों को खतरे में नहीं डाला जा सकता है। अगली खबर लेते हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन कुंद्रा को 3 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। राज कुंद्रा को अश्लील फिल्में बनाने के आरोप में मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने सोमवार रात को गिरफ्तार कर लिया था। बताया जा रहा है कि इससे पहले क्राइम ब्रांच ने राज कुंद्रा से कई घंटे तक पूछताछ की थी। दरअसल इसी साल फरवरी में मुंबई क्राइम ब्रांच ने वेब सीरीज के नाम पर अश्लील फिल्में बनाने के रैकेट का भंडाफोड़ किया था, जिसमें गहना वशिष्ठ नाम की मॉडल की गिरफ्तारी भी हुई थी। इसी मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच की प्रॉपर्टी शाखा ने गुजरात के सूरत से तनवीर हाशमी को गिरफ्तार किया था। तनवीर हाशमी ने पुलिस की पूछताछ में बताया था कि वह अश्लील फिल्मों को मोबाइल ऐप्स पर अपलोड करने का काम किया करता था। इसी मामले में राज कुंद्रा की कंपनी में बतौर मैनेजिंग डायरेक्टर काम करने वाले उमेश कामत को भी गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद से ही कुंद्रा घेरे में आ गए थे। राज कुंद्रा ने मुंबई क्राइम ब्रांच की पूछताछ में इस रैकेट में शामिल होने की बात कबूल कर ली। कुंद्रा के इसी कबूलनामे के बाद उनकी गिरफ्तारी हो गई। तो राज कुंद्रा एक बार फिर से फंस गए हैं। इसके पहले वो मैच फिक्सिंग वाले मामले में भी फंस चुके हैं, उनके खिलाफ मामला चल चुका है और ऐसा लगता है कि वो विवादों में रहने और कुछ गैर कानूनी काम करने के आदी हैं, जिसकी वजह से बार बार वो इस तरह से फंसते जा रहे हैं। ये बहुत ही घटिया ओछा काम कर रहे थे, अश्लील फिल्मों का प्रोडक्शन और उनका अपलोडिंग कर रहे थे, जो कि भारत सरकार के नियमों के हिसाब से का अपराध है। तो एक अपराध में उनकी निर्लिप्तता थी, संलिप्तता थी और जिसकी वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। संभावनाएं जताई जा रही हैं कि इसके बाद और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं, पूछताछ के बाद और भी नाम सामने आ सकते हैं। आज की अंतिम खबर लेते हैं। बीजेपी ने मणिपुर में खरीद फरोख्त की नीति पर अमल करते हुए कांग्रेस को तोड़ने का एक और सफल प्रयास कर लिया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद दास कोनंथुजाम ने मंगलवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वे कांग्रेस में काफ़ी लंबे समय से थे और अब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस के 8 विधायकों के भी बीजेपी में शामिल होने की संभावना है। मणिपुर में 7 महीने बाद विधानसभा के चुनाव हैं और इससे पहले पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है और बीजेपी उसी चुनाव की तैयारी के लिए कांग्रेस को नेस्तनाबूद करने पर तुली हुई है। गोविंद दास कोनंथुजाम
6 बार विधायक रहे हैं और पूर्व में राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री भी थे। उन्हें बीते साल ही प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। वहीं अगर मणिपुर के 8 विधायक बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो फिर सवाल कांग्रेस हाईकमान से भी पूछा जाएगा कि आखिर इस पार्टी में नेता टिक क्यों नहीं रहे हैं। बता दें, पंजाब से लेकर राजस्थान, मध्य प्रदेश तक कांग्रेस में घमासान हो चुका है, लेकिन मणिपुर का मामला अलग है। इन राज्यों से उसकी तुलना नहीं की जा सकती है। मणिपुर बहुत छोटा प्रदेश है, छोटी विधानसभा है और उसमें कुछ विधायकों के इधर उधर खरीद फरोख्त या बिकने या लालच देने पर या डराए जाने पर वो दल बदल लेते हैं। आपको याद होगा कि मणिपुर में सबसे ज़्यादा सीटें कांग्रेस नहीं जीती थी, लेकिन बीजेपी ने तोड़ मोड़ करके अपनी सरकार बनाई। फिर जब वो सरकार गिरने लगी तो फिर गैर कानूनी ढंग से, असंवैधानिक तरीके से अपनी सरकार बचाई। फिर उसने कांग्रेस के कुछ लोगों का तोड़ा। तो ये कांग्रेस की तोड़फोड़ लगातार चल रही है। प्रलोभन दिए जा रहे हैं, डराया धमकाया जा रहा है और इस तरह से एक छोटे से राज्य में बीजेपी अपनी सरकार बनाने के लिए सारी तिकड़में कर रही है, सारे हथकंडे आजमा रही है। 7 महीने बाद मणिपुर में चुनाव होने हैं। चुनाव के पहले बीजेपी चाहती कि इस बार अपने दम पर सीटें जीतकर अपनी सरकार बना ली जाए और इस कोशिश में वो कांग्रेस पार्टी को छिन्न भिन्न करने में लगी हुई है और एक हद तक वो कामयाब भी होती दिख रही है। लेकिन जिस तरह से वो सरकार बना रही है उसी तरह से छोटे राज्यों में सरकारें ढहती भी हैं, गिरती भी हैं और उसमें कोई वक्त नहीं लगता है। तो ये जो छल छद्म से, धन बल से और दूसरे तरह के ताकत का इस्तेमाल करके सरकार बनाने के खेल बीजेपी कर रही है, उसका अंजाम भी कोई बहुत सुखद नहीं होगा। आज भले ही वो ये कहने की स्थिति में हो कि नॉर्थ ईस्ट पर उसका कब्जा हो गया है, कई राज्यों में उसकी सरकारें हैं या उसके समर्थन वाली सरकारें हैं, लेकिन ये सरकारें कैसी बनी हैं ये पूरे हिंदुस्तान को पता है। तो दोस्तों, ये थी आज की खास खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आपने इन्हें पसंद किया होगा और आप इस वीडियो को लाइक भी करेंगे और बड़े पैमाने पर शेयर भी करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, कल मैं फिर हाजिर होऊंगा कल की खास खबरों के साथ उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।